हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जेक बोर्ड क्लास 7 का 2, 3 और 4 अप्रैल को आप लोगों का SA2 यानी कि वार्षिक परीक्षा होने वाला है। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, समय बहुत ही कम है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को फाइनल एग्जाम में एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तीनों टाइप क्वेश्चन आएगा। अच्छी तरीके से अभी से ही तैयारी कीजिए। पूरा का पूरा सिलेबस से क्वेश्चन आएगा, पूरा बुक से क्वेश्चन आएगा। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी को याद करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। आप लोगों का साइंस का यानी कि विज्ञान का जो परीक्षा है वो 2 अप्रैल को है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधा का नाम क्या है? कीटों को पकड़कर अपना आहार यानी कि कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अमरबेल, दूसरा ऑप्शन है उड़हल, तीसरा ऑप्शन है घटपर्णी, चौथा ऑप्शन है गुलाब। तो चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ईजी आंसर है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, घटपर्णी। घटपर्णी कीड़े मकोड़े को खा जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला सेकंड नंबर देखिए, पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, तीसरा उत्सर्जन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पौधे जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं यानी कि भोजन बनाते हैं उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए, अपचे यानी कि वैसा भोजन जो नहीं पचा है। अपचे भोजन से जल का अवशोषण होता है। अपचे भोजन से जल का अवशोषण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है बड़ी आंत में, दूसरा छोटी आंत में, तीसरा ग्रास नली में, चौथा अमाशय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 4 नंबर, एक वयस्क मानव के मुख गुहा में कितने दांत होते हैं? यानी कि मुंह में कितने दांत होते हैं? पहला ऑप्शन है 16, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। आप लोगों ने सुना होगा 32 ही मत दिखाओ यानी कि दांत मत दिखाओ। 32 दांत होते हैं हमारे मुख में, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर वयस्क मानव का बात किया गया है, यानी कि जो जवान आदमी है या महिला है उसका बात किया गया है। बूढ़े हो जाने के बाद टूट जाता है और बचपन में पूरा निकलता ही नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 5 नंबर, ऊन प्रदान करने वाला जानवर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है भेड़, दूसरा बकरी, तीसरा याक, चौथा इनमें से सभी। तो चलिए इसका जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग क्या सही आंसर होना चाहिए। 5 नंबर का आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए, भेड़ है, बकरी है, याक है या इनमें से सभी, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ये मैं आप लोगों पर छोड़ दे रहा हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर देखिए, पृथ्वी से जीवों के लुप्त होने का एक कारण है। पहला ऑप्शन है पानी की कमी, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन की कमी, तीसरा ऑप्शन है वनों की कटाई, चौथा ऑप्शन भोजन की कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वनों की कटाई। वनों की कटाई, वनों की कटाई के कारण पृथ्वी से जीव लुप्त हो रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, औषधीय महत्व वाला पौधा है। कौन सा पौधा औषधीय महत्व वाला है? पहला ऑप्शन है तुलसी, दूसरा ऑप्शन है शीशम, तीसरा ऑप्शन है बांस, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, तुलसी बहुत ही ज़्यादा औषधीय महत्व वाला पौधा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर, दूरी का मूल मात्रक है। दूरी का मूल मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है मीटर, तीसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मीटर। दूरी का मूल मात्रक क्या है? मीटर है। दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 शहरों के बीच की दूरी किस मात्रक से मापते हैं? तो देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, दूरी का मूल मात्रक मीटर होता है, लेकिन अगर 2 शहरों के बीच का अगर दूरी मापना रहेगा हम लोगों को तो कौन सा पैमाना अपनाएंगे? पहला ऑप्शन है सेंटीमीटर, दूसरा मीटर, तीसरा किलोमीटर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, किलोमीटर। 2 शहरों के बीच की दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। वैसे मीटर से भी माप सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा नंबर मिलेगा हम लोगों को, इसीलिए मीटर बिल्कुल सही सटीक नहीं है, सही नहीं है, हम लोग किलोमीटर से मापते हैं।
10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रकाश गमन करता है। प्रकाश गमन करता है, पहला ऑप्शन है वक्र रेखा में, दूसरा ऑप्शन है सीधी रेखा में, तीसरा ऑप्शन है पहला दूसरा दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सीधी रेखा में। प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, पहला ऑप्शन देखिए, प्रकाश की दिशा को बदलने की प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है सिर्फ दर्पणों द्वारा होता है। तीसरा ऑप्शन है रात की अपेक्षा दिन में अच्छा होता है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रकाश की दिशा को बदलने की प्रक्रिया है परावर्तन। जैसे यहाँ पर कांच है, ठीक है, ये कांच एक मोटा सा कांच है, यहाँ से अगर हम लोग प्रकाश को पार करेंगे तो पहले इस तरीके से जाएगा, फिर हल्का सा मुड़ जाएगा, फिर इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 12 नंबर, इनमें से कौन ऊष्मारोधी है? ऊष्मारोधी कौन है? लोहा है, सोना है, चांदी है, प्लास्टिक है। ऊष्मारोधी कौन सा है? प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला 1 लीटर जल 60 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 1 लीटर जल में मिला दिया जाता है। मिश्रण का तापमान होगा, मिश्रण का तापमान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 20 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से कम, और तीसरा 40 डिग्री और 60 डिग्री के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 40 डिग्री और 60 डिग्री के बीच का, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जितना भी यहाँ पर नंबर दिया हुआ रहेगा दोनों के बीच का आप लोग को आंसर लिखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 14 नंबर, हरित क्रांति से भौम जल स्तर में आई है। पहला ऑप्शन है कमी, दूसरा वृद्धि, तीसरा कोई अंतर नहीं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हरित क्रांति यानी कि अधिक से अधिक फसल लगाना, अधिक से अधिक फसल लगाएंगे तो पानी की जरूरत पड़ेगा, भौम जल से पानी निकालेंगे तो भौम जल में पानी की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 15 नंबर, जल संरक्षण का तरीका है। जल संरक्षण का तरीका, जल संभर प्रबंधन, दूसरा है औद्योगिकी, तीसरा वनों की कटाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन जल संरक्षण का एक तरीका है। अब देखिए 16 नंबर, 16 नंबर के क्वेश्चन है, जंग लगता है। जंग कहाँ लगता है? पहला ऑप्शन है नमी रहित वायु में, यानी कि जहाँ पर नमी नहीं है वैसा वायु में, दूसरा नम वायु में, यानी कि जहाँ पर हल्का सा आर्द्र है या फिर जहाँ पर हल्का सा नमी है वहाँ पर, तीसरा वायु रहित नमी में, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नम वायु में, जहाँ पर हल्का सा पानी रहेगा वैसा वायु में जल्दी जंग लगता है। आप लोग बरसात के दिनों में देखते होंगे जल्दी से तुरंत जंग लग जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, निम्न में कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, K2SO4 लवण है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर, प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक है, पहला ऑप्शन है हल्दी, दूसरा मेथिल ऑरेंज, तीसरा फिनोफ्थिलीन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 19 नंबर, हवा। हवा देखिए ठंडी होने पर फैलती है, दूसरा गर्म होने पर फैलती है, तीसरा गर्म होने पर सिकुड़ती है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गर्म होने पर फैलती है, गर्म होने पर फैलती है। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, पवन धाराएं हैं। पवन धाराएं हैं, पहला ऑप्शन है पृथ्वी के समान रूप से गर्म होने के कारण बनती है, दूसरा पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण बनती है, तीसरा भूमध्य क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बहती है, तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण बनती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आप लोगों से पॉसिबिलिटी है 10 ही MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बता दिया
ताकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने से बढ़िया रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही आएगा, सिर्फ यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आपको चैप्टर भी पढ़ना है, एक बार बुक से भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ 1-2 वीडियो के भरोसे मत रहिएगा, आपको बुक भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले हो सकेगा तो मैं आप लोगों के लिए और एक सेट अपलोड कर दूंगा जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको भी आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। शॉर्ट पर देखते हैं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने में कौन सी प्रक्रिया निहित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन प्रक्रिया निहित है। अब बढ़ते हैं सेकेंड नंबर। देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, 2 रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 250 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 5 घंटे लेती है। गाड़ी की चाल ज्ञात करें। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। दूरी दिया हुआ है 250, समय दिया गया है देखिए 5 घंटा। बस 250 को 5 से भाग दे देंगे। आपको इस प्रकार लिखना है तरीके से, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 250 किलोमीटर, दूरी को पूरा करने में लिया गया समय 5 घंटा। रेलगाड़ी की चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे तय की गई या तय करने में लगा कुल समय। तय की गई दूरी 250 है, लगा समय 5 घंटा है, दोनों को भाग दे देंगे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से एक न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए सेकेंड हो गया, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, लोहे की अलमारी को पेंट क्यों करते हैं? लोहे का जो अलमारी रहता है उसको पेंट क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, लोहे की अलमारी को जंग लगने से बचाने के लिए पेंट करते हैं। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है जो लोहे से बनी धातुओं को प्रभावित करता है और उन्हें धीरे धीरे नष्ट कर देता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर, किसी पुष्प का पुंकेसर एवं स्त्री केसर का चित्र खींचकर नामांकित करें। तो आपको यहाँ पर स्त्री केसर और पुंकेसर का डायग्राम को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके बना लेना है और नाम भी लिखना है। ये है आपका परागकोश, ये है पूतंतु और ये है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका और ये है बीजांड। तो इसको आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है और नीचे लिखना है पुंकेसर को पुंकेसर, स्त्री केसर को स्त्री केसर। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर देखिए, जब हमें नींद आती है तो हम जम्हाई लेने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? आप लोग जानते होंगे जम्हाई लेना, मुंह फाड़ना, ठीक है, बड़ा सा, और हम लोग मुंह से बड़ा सा सांस लेते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, नींद आने पर ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, इसीलिए हम बार बार जम्हाई लेते हैं। श्वसन की एक प्रक्रिया मुंह से भी संपादित होती है, यानी कि मुंह से एकदम बड़ा अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में हवा हमारे शरीर में जाता है और ऑक्सीजन की मांग पूरी हो जाती है। तो जब भी आप जम्हाई ले, सोचिए आपको नींद आ रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर देखिए, प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशे में क्या अंतर है? प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशे में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर देखिए, प्राकृतिक रेशा कुछ वस्तुओं के तंतु पौधों एवं जानवरों से प्राप्त होते हैं जिन्हें प्राकृतिक रेशा कहते हैं, जैसे रुई, जूट, ऊन एवं रेशम। फिर देखिए संश्लेषित रेशा, प्रकृति से प्रेरणा लेकर मनुष्य ने गैर प्राकृतिक स्रोतों से रेशे बनाए हैं जिन्हें संश्लेषित रेशा कहते हैं, जैसे नायलॉन या रेयॉन और पॉलिस्टर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा। प्राकृतिक रेशा का एग्जाम्पल है रुई, जूट, ऊन, रेशम, और संश्लेषित रेशा का एग्जाम्पल है रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए 7 नंबर, खाली स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला नंबर देखिए, पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खाली स्थान रूप में किया जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, स्टार्च रूप में किया जाता है। इसको आपको याद कर लेना है। तो देखिए सेकेंड नंबर, बी नंबर, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को खालिस्तान कहते हैं, तो क्लोरोफिल कहते हैं। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए तीसरा नंबर, प्रकाश संश्लेषण के उपरांत खालिस्तान गैस उत्पन्न होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के उपरांत ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला
8 नंबर, निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य, सही गलत बताना है। देखिए पहला नंबर, जलवाष्प युक्त पवन के कारण वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए बी नंबर, चक्रवात आने की सूचना 1 महीने पहले दी जाती है, गलत। 1 महीने पहले कोई नहीं बता पाएगा, 24 घंटा पहले बताया जाता है। कितना घंटा पहले? 24 घंटा पहले, आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए तीसरा नंबर, गर्जन के साथ भारी वर्षा होने पर ऐसी छतरी का उपयोग करना चाहिए जिसकी डंडी धातु की नहीं बनी हो, बिल्कुल सत्य, सही। अगर धातु से बना हुआ रहेगा तो हम लोगों को झटका लगेगा, लकड़ी का रहेगा या प्लास्टिक का रहेगा तो झटका नहीं लगेगा। फिर देखिए डी नंबर, शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है, ये आपका असत्य है, गलत है, असत्य है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 9 नंबर, समझाएं कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो इसका उत्तर देखिए, वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा में से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में अंतः स्रावित हो जाता है और भौम जल की पुनः पूर्ति करता है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 10 नंबर देखिए, उष्मा चालक और या उष्मा चालक तथा उष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दे। किसमें उष्मा गति करता है, उष्मा गति नहीं करता है, उसको बताना है। तो उत्तर देखिए, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, उष्मा चालक यानी कि जहाँ से उष्मा का चालन हो सकता है, एल्युमिनियम, लोहा, ठीक है, इतना लंबा लोहा है, आप यहाँ पर गर्म कीजिएगा तो इधर भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, उष्मारोधी प्लास्टिक, लकड़ी, इतना बड़ा लकड़ी है और यहाँ पर आग पकड़ा हुआ है, आप उसको यहाँ से भी छू सकते हैं तो आप लोहा जो आपका जो लकड़ी है वो गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो उष्मा का रोधी है, प्लास्टिक के साथ भी सेम। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 11 नंबर देखिए, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी के बीच सचित्र समानताएं और अंतर लिखें। तो इसका उत्तर देखिए, समानताएं, दोनों तापमान मापते हैं, दोनों तापमान मापते हैं। दूसरा, दोनों में पारे का इस्तेमाल होता है, ये आपका समानता है। फिर देखिए असमानता, असमानताएं, प्रयोगशाला तापमापी में तापमान अपने आप गिर जाता है परंतु डॉक्टरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता। फिर देखिए दूसरा, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि प्रयोगशाला तापमापी जो होता है वो बहुत ज़्यादा तापमान को हम लोग माप सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर में बस लिमिटेड रहता है, छोटा सा रहता है, और डॉक्टरी वाला बड़ा रहता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, प्रदूषित जल क्या है, यह कहाँ से निकलता है। तो इसका उत्तर देखिए, किसी बाह्य कारक द्वारा जल के प्राकृतिक गुणों में हानिकारक परिवर्तन आता है तो इस जल को दूषित जल कहते हैं। यह उद्योग, होटल, अस्पताल, घर, स्कूल आदि जगहों से निकलती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर, 13 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखें। उत्तर देखिए, मृदा के प्रकार, पहला देखिए बलुई मृदा, जिस मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है उसे बलुई मृदा कहते हैं। फिर देखिए बी नंबर, मृण्मय मृदा, जिस मृदा में बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है उसे मृण्मय मृदा कहते हैं। फिर देखिए तीसरा, दुमटी मृदा, जिस मृदा में बड़े कण तथा छोटे कण लगभग समान रूप से रहता है उसे दुमटी मृदा कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, रंध्र क्या है, रंध्र के 2 कार्य बताएं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्ती की सतह पर उपस्थित अति सूक्ष्म छिद्र जिनसे वायु में उपस्थित CO2 प्रवेश करती है रंध्र कहलाता है। ये आपका पत्ता है, इस तरीके से मानकर चलिए केला का पत्ता बन गया, ये चाहे जो भी पत्ता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग जूम करेंगे तो इस तरीके से छेद मिलेगा, इसको फिर से जूम करेंगे तो इस तरीके से छेद मिलता है आपको, ठीक है। ये कलर रहेगा पूरा इधर,
इस तरीके से सिंपली मानकर चलिए छेद रहेगा तो इसी छेद को हम लोग रंध्र कहते हैं। इसी से हवा आता जाता है, CO2 आता जाता है। देखिए रंध्र के दो कार्य, ये ए नंबर, रंध्रों की सहायता से वाष्पोत्सर्जन होता है। बस सिंपल लिखिए, इस सबको लिखने की जरूरत नहीं है। वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब पानी का बाहर निकलना, पत्ती से पानी का निकलना, वाष्पोत्सर्जन होता है। सिंपल इतना आपको लिख लेना है। फिर आगे लिखना है वाष्पोत्सर्जन पौधों को ठंडा भी रखता है। फिर देखिए सेकेंड नंबर, रंध्रों की सहायता से ही पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपका फाइनल एग्जाम अच्छे से जाए। और बाकी सब्जेक्ट का भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर सभी वीडियो को देख लीजिए जिससे आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और हिंदी, इंग्लिश, मैथ सबका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।